चले सर, इब्तिदा करेंगे आज की क्लास की। और आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बदलती दुनिया के साथ ये स्टैंडर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। देखिए सर, अब प्रैक्टिकल रियलिटी है। मैं ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूँ जो इस वक्त एक काम कर रहे हैं, और वो एक काम ये है कि वो इस वक्त अकाउंटिंग सर्विसेज कर रहे हैं ऑफशोर प्रोवाइड। ऑफशोर का मतलब क्या है सर? यूके, यूएसए। अब जब वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बाकायदा लोगों ने पूरी अपनी फर्म बनाई हुई है और उनका काम ही यही है, उन्होंने बच्चे बिठाए हुए ACC एक्सेप्ट का, और उनका काम ही यही है कि वो बाहर के क्लाइंट्स को अकाउंटिंग करके देते हैं। क्यों सर, क्या वजह है? क्योंकि सर हम सस्ते हैं। गोरा अपने मुल्क में अकाउंटेंट से जब अकाउंटिंग कराता है तो वो 1 घंटे के उसका अकाउंटेंट चार्ज करता है $60 से $70। पाकिस्तानी और इंडियन कहते हैं हम 10 में करके देंगे, कभी कभी तो 5 में भी करके देते हैं। और ऐसे भी मैं जानता हूँ अकाउंटेंट जो नए होते हैं बिल्कुल मार्केट में। अब आप जाएंगे इंशाल्लाह दिखेंगे दुनिया आगे तो अपवर्क के freelancer.com है, वो कहते हैं हम $2 में, कितने में करके देंगे? $2 में हम करके देंगे। अब सर अगर वो $2 में करके दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर वो $2 में करके दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सर इस वक्त कंपटीशन हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर स्टिल जो चीज़ हमें कामयाब कराएगी वो चीज़ क्या है? हमने कहा सर वो चीज़ जो है वो चीज़ है IKP। नहीं वो वाला मैं चल रहा हूँ, निमरा को बोलो कुछ भी करे चला आए। सर जो चीज़ हमें कामयाब कराएगी, जो चीज़ हमें पास कराएगी वो है स्टैंडर्ड। दुनिया आगे बढ़ी है और दुनिया ने कहा है कि भाई अब नॉर्मल बुक कीपिंग, डेबिट, क्रेडिट ख़त्म हो जाएंगे। जो आगे चीज़ बढ़ेगी वो होगी जो जजमेंटल अकाउंटिंग है। IAS के हिसाब से आपकी वर्किंग है वो चलेगी सर। यकीन माने नॉर्मल डेबिट क्रेडिट दुनिया भर से ख़त्म हो चुके हैं। एक ERP सॉफ्टवेयर है, वो ERP सॉफ्टवेयर सर जो है वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। इन्वेंट्री आती है यकीन माने वेयर हाउस से कंपनी के अंदर, वो ERP सॉफ्टवेयर से स्कैन होती है और ऑटोमेटिकली जो है ना एंट्री बन जाती है इन्वेंट्री, डेबिट, पेबल, क्रेडिट। तो सर ये नॉर्मल डेबिट क्रेडिट का दौर ख़त्म हुआ, अब आएगा स्पेशलाइज, और उसमें ही एक टॉपिक है IAS 21। क्या नाम है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। IAS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। हमने कहा सर क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? हम स्कोप, डेफिनेशंस और क्या पढ़ेंगे? मॉनेटरी आइटम्स ट्रीटमेंट, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, सर कुल मिला के हम ये 5 बातें इसके अंदर पढ़ेंगे, छठी कोई बात नहीं होगी। कितनी बातें होंगी बच्चा? 5 बातें होंगी, कोई छठी बात नहीं होगी। और सर जब हम ये 5 बातें करेंगे तो क्या होगा? यार निमरा को बोलो ग्रुप पे मैसेज डाल दे जो है ना। चले सर 5 बातें करेंगे, कोई छठी बात नहीं होगी। स्कोप, डेफिनेशंस, मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, अदर IAS, IFRS विद IAS 21, कोई छठी बात नहीं होगी। सर अब आते हैं इसका स्कोप।
ऑब्जेक्टिव इसका समझ में आया सर? ये एक वाहिद IAS है जो अब आपको समझाएगा कि अगर किसी और करेंसी में आपने ट्रांजैक्शन की तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, किसी और करेंसी में अगर आपने ट्रांजैक्शन की तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। चलें सर इब्तिदा करते हैं, और इब्तिदा करते हुए हम क्या करेंगे सर? स्कोप में इसके आएगा ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। जितनी भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी? IAS 21 की तरफ। ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी हमारी किस तरफ जाएगी निगाहें? इस तरफ। आए सर अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने कहा सर क्या ये सिलेबस हमारे मतलब ये जो टॉपिक है क्या हमारे सिलेबस में IAS पूरा है? नहीं, ये हमारे सिलेबस के अंदर 50% है, बाकी 50% कहाँ पढ़ेंगे? CA फाइनल में इंशाल्लाह। सर इसका टेस्टिंग लेवल क्या है? टेस्टिंग लेवल 1 है, टेस्टिंग लेवल 1 है। सर इस IAS के अंदर खास बात यह है कि ये किसी भी और IAS के साथ मिलकर आ सकता है, किसी भी और IAS के साथ मिलकर आ सकता है। इसके बेस्ट जोड़ीदार कौन से हैं? आप लिख लें बेस्ट कॉम्बो इसका किसके साथ बनता है? 2 स्टैंडर्ड्स के साथ इसका बेस्ट कॉम्बो बनता है, जिनकी क्लास में सवाल भी करेंगे तो सबके साथ ही। हर IAS में आप जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम देखते जाएंगे कि यार क्या होगा, अगला IAS होगा IAS 38 में इसका क्या है। बट इसके 2 बेस्ट कॉम्बो हैं, एक आप पढ़ चुके हैं बचपन में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दूसरा कॉम्बो है IFRS 9। इन 2 के साथ तो सर आप समझें कि इसका बहुत ज़्यादा बहुत गहरा ताल्लुक है, इन 2 के साथ इसका बहुत ज़्यादा बहुत गहरा ताल्लुक है। चले सर अब आगे बढ़ते हैं। ये IAS हमें कहता है करेंसी जो है वो 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। सुनो ये भी इसको जो ना चार्ज मैसेज कर दिया ग्रुप्स में। करेंसी 3 तरह की होती है। जब देखो शुरू में कॉन्सेप्ट समझ लेना मेरा बच्चा, जब ये इंशाल्लाह समझ लोगे ना तो कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। करेंसी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी और कौन है ये पुराना चावल? किसको पता है फंक्शनल होती है? फंक्शनल करेंसी। चलें सर हमने कहा करेंसी 3 तरह की होती है, फॉरेन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल करेंसी। अब बड़े गौर से सुनना मेरे नौजवानों बड़े गौर से सुनना। सर सबसे पहले समझेंगे फॉरेन करेंसी। आम अल्फाज में कहेंगे लोकल करेंसी, जिसके अंदर नॉर्मल हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसको स्टैंडर्ड ने एक और नाम दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंसी। करेंसी ये वो करेंसी है जिसके अंदर हमारी ज़्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बाइंग और सेलिंग। हमारी जो नॉर्मल बाइंग और सेलिंग वगैरह है सर ये सब उसमें होती है।
सर प्रेजेंटेशन करेंसी, करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड, ये वो करेंसी होती है जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। क्या होते हैं सर? बनते हैं। हमने कहा सर फंक्शनल करेंसी देसी। अब सुनना, एक कंपनी पाकिस्तानी है, सपोज करो यूनिलीवर पाकिस्तान। यूनिलीवर पाकिस्तान की फंक्शनल करेंसी क्या होगी? पाकिस्तानी रुपी। प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी? प्रेजेंट अबे पाकिस्तानी रुपी। अकाउंट्स भी पाकिस्तानी रुपए में बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी किसमें होती है? तो 99% कंपनीज की फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है? सेम होती है। सर क्या अलग होती है? बिल्कुल होती है। एग्जांपल देता हूँ। पहली एग्जांपल, एक कंपनी है पाकिस्तान में, आजकल स्टॉक मार्केट में भी उसने बड़ी धूम मचाई हुई है, TRG, सैयद रिसोर्स ग्रुप। अब सर ये जो TRG है वो कंपनी है मेरा बच्चा, ये वो कंपनी है, क्या आप ये समझें कि जो दुनिया भर में उसका एक ही काम है, दुनिया भर में कंपनीज खरीदती है चलती हुई, उनको मज़ीद प्रॉफिट में लाकर लाने की कोशिश करते हैं, बेच करके निकल जाते हैं। तो वो हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनकी सब्सिडरीज कहाँ हैं? दुनिया भर में। ज़्यादातर उनकी सब्सिडरीज हैं यूके में। मैंने वहाँ पे जॉब इंटरव्यू दिया हुआ है। टाइमिंग है वहाँ पे जॉब के 2 से 11। सही है, यूके के हिसाब से वो चलते हैं दोपहर 2 से रात 11। तो सर अब ये जो TRG है ना, ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इसकी कंपनीज की होती कहाँ है? दुनिया भर में, यूके में, इधर उधर, लेकिन अकाउंट्स किस में बनते हैं? पाकिस्तान में। तो अब इनके केस में फंक्शनल करेंसी होगी यूके पाउंड्स, प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होगी? इसी तरीके से दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज हैं, आप मुझे बताएं वो ज़्यादातर कौन से कॉन्टिनेंट को लूटती रही हैं? अफ्रीका। सर अफ्रीका जो है, अफ्रीका को दुनिया भर में चाइनीज़ भी लूट रहा है, अमरीकी भी लूट रहा है, सही है, सब वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, है ना। पाकिस्तानी भी लूटते हैं वहाँ पे जाके, सही है। तो जो है मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा ससुराल भी अफ्रीका का है। चले, तो हमने कहा तो जो है सर, लेकिन अफ्रीका जो है ना वो कॉन्टिनेंट है। अब होता क्या है, सुनना, अफ्रीका के अंदर कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करती हैं, माइनिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन कंपनीज इस्टेब्लिश होती है न्यूयॉर्क में। तब उन कंपनीज की फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी? अफ्रीकन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी। हमने कहा न्यूयॉर्क, अगर न्यूयॉर्क की है तो न्यूयॉर्क डॉलर। सही है सर, समझ में आया? ये वो करेंसी जिसमें मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो, ये वो करेंसी जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। फिर आगे आते हैं फॉरेन करेंसी। ये कौन सी करेंसी होती है? अदर देन, इसको स्टैंडर्ड ने क्या, अदर देन फंक्शनल करेंसी। अदर देन, स्टैंडर्ड ने कहा भैया ये वो करेंसी है जो फंक्शनल करेंसी नहीं है। अदर देन फंक्शनल करेंसी, ये वो करेंसी है जो फंक्शनल करेंसी नहीं है। हमने कहा सर ये कुल मिला के कितनी करेंसीज हैं? फंक्शनल, प्रेजेंटेशन, फॉरेन करेंसी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्की बात है? तो आए सर आगे बढ़ते हैं, हैंड आउट पे आएंगे और आपको एक कॉन्सेप्ट पहले टेस्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों जो कि अब तो खैर सारे आज रिकॉर्डिंग में, सही है, तो आप लोगों को जो हैंड आउट ग्रुप पे मिला है, अब आपको पेज नंबर पे आना पड़ेगा, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, सही है, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। इस नंबर पे आए सर। अब आपका देखें साथ साथ कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह टेस्ट होते रहेंगे। कितने लोगों को लगता है ACCA आसान है? अभी भी लगता है ACCA आसान है? वो पेज नंबर 4 पे आ जाएं। पेज नंबर 4 पे ACCA का सवाल है, उनके F7 का एक समझे सॉर्ट ऑफ MCQ था 2 नंबर का। प्रेजेंटेशन एंड फंक्शनल करेंसी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा मेरा बच्चा। P is a UK registered mining company whose shares are traded on the
London Stock Exchange, its operating activities take place in the gold and diamond mines of साउथ अफ्रीका। हमने कहा यूके रजिस्टर्ड कंपनी है, सही है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उसकी ऑपरेटिंग होती हैं गोल्ड एंड डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट इज द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ पी? क्या होगी? यूके पाउंड्स। लिखें इसके आगे यूके पाउंड्स। व्हाट इज इट्स फंक्शनल करेंसी? फंक्शनल करेंसी कौन से? साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन करेंसी को कहते हैं रैंड्स। क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीकन रैंड्स। सर इसकी क्या कौन सी करेंसी है ये? रैंड्स, साउथ अफ्रीकन रैंड्स। फिर आगे बढ़ेंगे। पी बॉट स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट फ्रॉम यूएस, invoiced in US dollars. What type of currency is the US dollar? Foreign currency. तो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा कि कितनी करेंसीज हैं? 3। कौन कौन सी? फॉरेन करेंसी। अब आए सर पेज नंबर 3 पे पढ़ भी लेते हैं। ये पेज नंबर 3 पे पढ़ भी लेते हैं। पेज नंबर 3 क्या कह रहा है? द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रेजेंटेड, इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन करेंसी। दूसरा सर दूसरे नंबर पे ये क्या कह रहा है? द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। हमने कहा फंक्शनल करेंसी। कौन सी करेंसी? फंक्शनल करेंसी। फिर क्या कह रहा है? अ करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी ऑफ द एंटिटी। अब आए सर साथ साथ में ना एक एक एमसीक्यूज भी करते जाएंगे। ये तो हमने कहा नॉर्मल हमने पढ़ लिया ना कौन सी करेंसी क्या होती है। अब जरा आए पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे आए। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यहां पर ये डिसाइड करना कि फंक्शनल करेंसी कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ये डिसाइड करना कि फंक्शनल करेंसी कौन सी है। तो आए सर अब आपको नजर आ रहा है स्टार्ट में प्राइमरी फैक्टर्स। पेज नंबर 2 जो समरी है उसके अंदर स्टार्ट का एक टैब नजर आ रहा है। उसके अंदर आपको नजर आ रहा है प्राइमरी फैक्टर्स। व्हेन डिटरमाइनिंग appropriate functional currency, management should give priority to the following। इसने कहा फंक्शनल करेंसी पता कैसी चलेगी कि हमारी कौन सी है? इसने कहा इन फैक्टर्स को देखो। कौन से? पहला, करेंसी इन्फ्लुएंसिंग सेल्स प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड, ये वो करेंसी है जिसके अंदर यूजुअली आपकी सेल्स प्राइस जो है डिटरमाइन होती है। भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ लेकिन मेरी सेल्स प्राइस डॉलर में है तो मेरी फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी? डॉलर। सही है। सेल्स प्राइस अगर मैं डॉलर में कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त हैं उनकी फर्म में वो जैसे इंटरनेशनल सर्विसेज माशाल्लाह देते हैं, वो हैं पाकिस्तान में, लेकिन सारे क्लाइंट्स को वो कोट किस में करते हैं? डॉलर में। सही है। तो सेल्स प्राइस हो रही है वो। दूसरा, करेंसी ऑफ कंट्री हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशंस डिटरमाइन। दूसरा फैक्टर है कि भैया ये वो करेंसी आपकी फंक्शनल होगी जहां पर कंपटीशन अरेंजमेंट, कंपटीशन एक्ट अप्लाई होता है। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब आईकेप आ जाए, आईकेप आ जाए और आईकेप बोले कि यार ये आरईटीज के फीस के ऊपर बच्चों ने बहुत रोना मचाया हुआ है। सही है। और बच्चे बड़े मसाइल कर रहे हैं, ज़्यादा है कम है। तो आईकेप आ जाए और आईकेप कह दे कि भाई पर पेपर फीस होगी 25,000 रुपये, अब जो करना है करो। सही है। अब मुझे बताएं आईकेप अगर ये डिटरमाइन कर रहा है और ये जो 25,000 कह रहा है तो आरईटीज की इस गुफ्तगू से फंक्शनल करेंसी कौन सी निकलेगी? रुपीस। क्या आईकेप ने जहाँ पर भाई देखिए बहुत सारी जगहों पे होता है कि जब कंपटीशन होता है ना
तो एक दूसरे को काटने के लिए कम से कम फीस, सही है। या मोनोपोली होती है तो आवाम की वाट लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस करते हैं। तो जहाँ पर कंपटीशन एक्ट आ जाए, मुल्की कंपटीशन एक्ट होता है, वो आके जिस करेंसी में आपकी प्राइस डिटरमाइन कर सकता हो वो करेंसी क्या हो जाएगी, फंक्शनल करेंसी। फिर आगे आते हैं तीसरा, करेंसी मेनली इन्फ्लुएंसिंग, ये वो करेंसी है जिसके अंदर आपकी इनपुट कॉस्ट यूजुअली इनकर होती है, ज़्यादातर इनकर होती है, सही है। अब जैसे पाकिस्तान में एक कंपनी है, उसकी सेल्स प्राइस भी रुपीस में, उसकी इनपुट कॉस्ट भी किस में होती है, रुपीस के अंदर ही होती है। सेकेंडरी फैक्टर्स पे आता हूं, ये तो इसने कहा मेन, प्राइमरी फैक्टर, इनको देखो, सही है। सेकेंडरी फैक्टर्स, प्राइमरी इंडिकेटर्स में बी डिटरमिनेटिव, बोला इससे भी डिटरमाइन कर सकते हो। हाउएवर द फॉलोइंग टू इंडिकेटर्स सर्व एज सपोर्टिंग एविडेंस करेंसी इन विच फंड्स रिसीव। इसने कहा प्राइमरी फैक्टर से पता चल जाएगा फंक्शनल करेंसी कौन सी है, उससे पता नहीं चल रहा तो आप किस पे आओगे, पहली चीज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड। इसने कहा फंक्शनल करेंसी वो होती है जिस करेंसी में तुम यूजुअली पैसा अरेंज करते हो, लोन वगैरह लेते हो। पाकिस्तानी कंपनी जो है वो लोन किस में लेगी, रुपीस के अंदर। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर रिटेन्ड, उसने कहा करेंसी इन विच फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड, और फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर सिंपल, इसने कहा जो प्रॉफिट होता है उसको किस करेंसी में रखते हो, लिख लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर रिटेन्ड के आगे लिख लो प्रॉफिट किस करेंसी में रखते हैं, प्रॉफिट किस करेंसी में रखते हैं। सर याद रखें एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो है एमसीक्यूज में वो चीज पूछता है जो कि बच्चे को सोचा भी नहीं होता। तो आ जाए सर, अब एमसीक्यू पे आएंगे, पेज नंबर 13 एमसीक्यू नंबर 6। पेज नंबर 13 एमसीक्यू नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग फंक्शनल करेंसी ऑफ एन, इनमें से कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है। करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल्स प्राइस ये है, करेंसी ऑफ द कंट्री यूज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ये भी है, करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये कौन सा इंडिकेटर था, ये हमने कहा सेकेंडरी। इसको जरा मार्क एज इंपॉर्टेंट करोगे, एमसीक्यू नंबर 6 पेज नंबर 13, मार्क एज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर तो फिर हमने कहा सबसे पहले सेल्स प्राइस देखेंगे। एक सर सवाल आया, इस बच्चे का हैंड आउट है सबके पास, अच्छा एक बच्चे का सवाल आया है कि सर मैं सेल्स प्राइस है मेरी पाकिस्तानी रुपीस, लेकिन रॉ मटेरियल यूज होता है वो 60% ऑफ कॉस्ट है वो इंपोर्टेड है, तो क्या करेंगे। अब आप देखें मेजर क्या हो रहा है, 40% कॉस्ट रॉ मटेरियल की रुपीस में, सेल्स प्राइस किस में, तो यूजुअली हम सेल्स प्राइस की बेस पे डिटरमाइन करते हैं करेंसी कौन सी है, तो रुपीस होगी। एमसीक्यू नंबर 15 पे आओ, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी, इनमें से कौन से दो सेकेंडरी इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर है, सेकेंडरी इंडिकेटर है। करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रेजिंग लोन्स एंड इशूइंग इक्विटी आर जनरेटेड, करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली ए और सी। इसको भी मार्क एस क्या कर दोगे, इंपॉर्टेंट। क्यों सर, क्योंकि सर ये एमसीक्यूज अब तक पेपर में टेस्ट, और जिस दिन टेस्ट हुए यकीन माने बच्चे को नहीं पता होगा कि ये क्या होते हैं प्राइमरी इंडिकेटर्स और सेकेंडरी इंडिकेटर्स। जी बेटा, साउथ कोरिया वहाँ पे वॉन भी इस्तेमाल होता है, डॉलर भी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे। सर जो लोकल करेंसी होगी जिसमें सेल्स प्राइस होते हैं, जिसमें आपके मेजर सेल्स प्राइस होंगे उनको हम कहते हैं। आए सर आए, अब आगे बढ़ेंगे और अगली चीज क्या है। जी बेटा पूछें। एक बच्चे का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि सर क्या एक फर्म की, एक कंपनी की एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है। हाँ भाई जवाब दें, हो सकती है नहीं हो सकती। प्रेजेंटेशन करेंसी कितने लोग कह रहे हैं हो सकती है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं हो सकती।
बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं, कोई इस्तिखारा करेंगे? सर एक कंपनी की एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो TRG है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी है, देखो काम करती है मेजरली यूके में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है और न्यूयॉर्क में भी है, नेस्डेक में भी है, तो उसकी डॉलर भी प्रेजेंटेशन करेंसी है, उसकी PKR भी प्रेजेंटेशन करेंसी है। तो एक कंपनी की एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेंसीज हो सकती हैं। आगे बढ़ें क्या? आए सर अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे? हमने कहा सर आगे बढ़ते हुए अगला जो हम काम करेंगे वो अगला काम होगा, इस IAS को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। अब याद रखना, ब्रेक कर करके चलेंगे आसान होगा। हमने कहा IAS 21 ने कहा अब आप मुझे 2 तनाजुर में देखें। पहला तनाजुर मॉनेटरी आइटम्स, कौन से आइटम्स? मॉनेटरी आइटम्स। दूसरा तनाजुर नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। सर मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? हमने कहा हम इन 2 तनाजुर में इसको अब देखेंगे। मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? तुक्का लगाओ। जिनकी जैसे मतलब करेंसी बैकअप होती है गोल्ड से, बैकअप होती है गोल्ड से। इकोनॉमिक्स थोड़ी है, तुक्का लगा, नाम से क्या लग रहा है? मनी, पैसा है ना। हमने कहा मॉनेटरी आइटम्स वो होते हैं जिनकी रियलाइजेशन और सेटलमेंट किस में हो? सेटलमेंट इन कैश। एग्जाम्पल आसान करने के लिए बता रहा हूं, सिंपल, बहुत आसान करने के लिए। हर तरह का रिसीवेबल, पेबल और कैश क्या है? मॉनेटरी आइटम्स। ऑल काइंड्स ऑफ रिसीवेबल, पेबल एंड कैश। सर जितने भी रिसीवेबल हैं, जितने भी पेबल हैं और कैश है वो सब, अब रिसीवेबल मुझे बता दे जाओ कौन कौन से होते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, सैलरीज रिसीवेबल, हर तरह के रिसीवेबल और हर तरह के अकाउंट्स पेबल, लोन पेबल, इंटरेस्ट पेबल। सही है, सब के सब किस में आ जाएंगे? इस IAS ने कहा मॉनेटरी आइटम्स के अलग रूल दूंगा और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को स्टैंडर्ड ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। इसने कहा नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर दोज आइटम हु आर नॉट मॉनेटरी आइटम्स। जो मॉनेटरी नहीं है वो कौन है? नॉन मॉनेटरी। हमने कहा जिसके रियलाइजेशन और सेटलमेंट पॉसिबल अदर देन कैश। दूसरे अल्फाज में, दूसरे आम अल्फाज में, जिनका बेनिफिट आपको कैश के अलावा भी मिले, जिनके अंदर देखें सर मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, मैं एक कंपनी हूँ, मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, उसका बेनिफिट मुझे किस में मिलेगा? कैश में, है ना? किस में मिलेगा? कैश में। लेकिन सर मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास इन्वेंट्री है, बेच के बनाऊंगा तो मैं उससे भी कैश, लेकिन उसका बेनिफिट में इस्तेमाल करके भी, रिसीवेबल का बेनिफिट में इस्तेमाल करके, तो हमने कहा ये अब इसकी एग्जांपल दो नॉन मॉनेटरी आइटम्स की जल्दी। हाँ, ये ना प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के अंदर बार्टर सिस्टम को एक्सचेंज कहते हैं, हम वो पढ़ चुके हैं IAS 16 में। बार्टर सिस्टम मतलब आज भी बार्टर सिस्टम पे चलेंगे राफे। इन्वेंट्री और बताएं, PPE और बताएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और बताएं, इंटेंजिबल एसेट्स। सर ये सब क्या है? नॉन मॉनेटरी। तो मॉनेटरी आइटम समझ में आए? कौन से आइटम? जिनकी रियलाइजेशन और सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल हो? तो नॉन मॉनेटरी आइटम, रियलाइजेशन और सेटलमेंट अदर देन कैश भी पॉसिबल हो। क्या हम क्लियर हैं?
पक्की बात है। कैश भी क्या क्या है? कैश मतलब कैश में तो कैश बैंक वो तो वैसे ही मॉनेटरी है ना, उसके अलावा हर तरह का रिसीवेबल और पेएबल, नॉन मॉनेटरी एक्रूवल्स वगैरह सब इसमें, पेएबल है ना, एक्रूवल्स, प्रोविजन सब इसमें। यहां पर जो आइटम मॉनेटरी नहीं है, जिसकी अदर देन कैश, जिनके बेनिफिट आप अदर देन कैश भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा इन्वेंट्री यूज भी कर सकते हैं, पीपी यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट। गोल्ड में पे किया। हाँ तो गोल्ड नॉन मॉनेटरी है। अब मेरा बच्चा अब और सुनना कुछ, तुम लोग कितने लोग फिर से एसीसीए को आसान समझते हो? एसीसी में एक सवाल आया, अब सुन के बताना। देखो उसने कहा प्रीपेड कौन सा आइटम है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? कितने लोग कह रहे हैं प्रीपेड जो है, प्रीपेड रेंट कह लो, मॉनेटरी आइटम है नॉन? कहाँ हैं वो लोग जो एसीसीए को आसान कहते आए बचपन से? कहाँ हैं बताएं, बताएं भाई कौन क्या है? कितने लोग कह रहे हैं मॉनेटरी आइटम है प्रीपेड? हाथ उठाए मॉनेटरी वाले। कितने लोग कह रहे हैं नॉन मॉनेटरी? सर नॉन मॉनेटरी आइटम है, आप प्रीपेड रेंट दिया, अब आप उसको जगह को यूज करके बेनिफिट लोगे, है ना सर? जगह को देखो, नॉन मॉनेटरी में भी कैश तो मिल सकता है, मैं पीपी को बेच दूं कैश मिल जाए, मैं इन्वेंट्री को बेचूंगा कैश मिलेगा, लेकिन अदर देन कैश भी उसका बेनिफिट पॉसिबल होता है। तो क्या हम क्लियर है सर? कैश भी तो कम हो रहा है ना, हम क्या पे करेंगे? क्या नहीं, तो प्रीपेड मैंने तो किसी को पे कर दिया है ना, अब मैं यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करके बेनिफिट लूँगा, तो नॉन मॉनेटरी। सही है, चलें सर अब आगे आते हैं जी। ज़रूरी तो नहीं कि रिसीवर और पेबल रियलाइजेशन की मतलब सेटलमेंट हमेशा कैश? नॉर्मली तो कैश में ही होती है ना, नॉर्मल देखते हैं ना। सही है सर, नॉर्मली कैश में ही होती है। आए सर, सर सवाल आया एक बच्चे का कि ज़रूरी तो नहीं है कि रिसीवेबल पेबल की रियलाइजेशन कैश में ही हो, लेकिन हमने कहा नॉर्मल टर्म्स देखते हैं, है ना सर? तो आए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल टर्म्स देखना, नॉर्मली क्या होता है सर? पेबल उसमें आ जाता है, कैश में उसकी सेटलमेंट होती है ना। नॉर्मल टर्म्स देखते हैं भाई, सर्विसेज में दे रहा हूँ, सर्विसेज दे के मैं पे कर रहा हूँ, वो एक एबनॉर्मल चीज़ है, बट नॉर्मल एक एम्प्लॉय, ये एग्जांपल लो, एम्प्लॉय है, उसने कंपनी को सर्विसेज दे दी, सही है, कंपनी ने कहा हम तेरे को सैलरी नहीं पे करेंगे, सेठ ने कहा मैं तेरे घर पे आके बर्तन धो दूंगा, सही है, लेकिन सैलरी पेबल की नॉर्मल नेचर क्या है? पैसे ही मिलते हैं ना, सही है सर? आ जाए, अब आगे आते हैं सर। अब हमने कहा IAS 21 को हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पे हम आएंगे और हम पढ़ेंगे मॉनेटरी आइटम्स की ट्रीटमेंट क्या है। पार्ट ए में हम क्या पढ़ेंगे? मॉनेटरी आइटम्स की ट्रीटमेंट। अब सुनना सर, स्टैंडर्ड कहता है मॉनेटरी आइटम्स को तुम ट्रांसलेट करोगे 3 दफा जिंदगी में। कितनी दफा? 3 दफा। एक होगा ट्रांजैक्शन डेट। कौन सी डेट? ट्रांजैक्शन डेट पे, जिस दिन भाई मैंने मशीन खरीदी, अभी पैसे नहीं दिए, लेकिन जिस दिन मशीन खरीदी वो कौन सी डेट है? ट्रांजैक्शन डेट। इस दिन नो एक्सचेंज गेन और लॉस। सही है सर? दूसरी दफा करोगे रिपोर्टिंग डेट। कौन सी डेट? रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्ट पे करोगे और क्या करोगे सर बताएं? हमने कहा ट्रांसलेट करोगे और एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, कहां जाएगा? एक्सचेंज गेन लॉस इन P&L। कहां रिकॉर्ड करेंगे? P&L। सर तीसरी दफा बताएं। सेटलमेंट डेट। तीसरी दफा कब होगा? सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट पर भी
एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। सेटलमेंट डेट से मतलब क्या है? जिस दिन पे कर दी। देखो मैंने 1 नवंबर को माल खरीदा, पैसे नहीं दिए, मैंने कहा पैसे दूंगा 31 जनवरी को, बीच में आ गई 31, तो 31 दिसंबर कौन सी डेट है? और सेटलमेंट डेट कौन सी हुई? तो हमने कहा एक्सचेंज गेन लॉस तो आएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? एक्सचेंज गेन लॉस इन P&L कहाँ जाएगा? तो हमने कहा ट्रांजैक्शन डेट पे होगी, रिपोर्टिंग डेट पर होगी और सेटलमेंट डेट पर होगी। 3 दफ़ा इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी को लोकल फंक्शनल करेंसी में लेकर के आना। तो मॉनेटरी आइटम्स की 3 दफ़ा ट्रांजैक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट और अब अगला एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, दिमाग चला के जवाब देना है। सर क्या ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक मॉनेटरी आइटम्स की सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन डेट हो, उसके अंदर रिपोर्टिंग डेट और सेटलमेंट डेट हो ही ना? हो सकता है भाई, मैंने 1 नवंबर को माल खरीदा, उसी दिन पेमेंट कर दी। मैं और आप इंटरनेट से जितनी चीज़ें परचेज करते हैं क्या होता है? फ़ौरन पे कर देते हैं ना सर हम। इंटरनेट से जो आपने भाई अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से कोई चीज़ खरीदी, सही है सर, उसको आपने फ़ौरन पे की, तो ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट सेम हो गई। तो हमने कहा कोई एक्सचेंज गेन लॉस आएगा ही नहीं। तो हमने कहा सर ऐसा हो सकता है सवाल में ट्रांजैक्शन डेट तो हो, सेटलमेंट डेट हो, रिपोर्टिंग डेट ना हो? यस सर, हो सकता है। 1 नवंबर को माल खरीदा, 31 दिसंबर ईयर एंड था, मैंने पेमेंट कब कर दी? 15 नवंबर को। ट्रांजैक्शन डेट थी, सेटलमेंट डेट थी, क्या रिपोर्टिंग डेट थी? नो सर। तो क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है, क्रिस्टल वाले क्लियर हो गए हम? चलें सर अब सवाल करेंगे तो समझ में आएगा ना। आ जाए नौजवानों की बड़ी जमात, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। A Pakistani company with the rupee as its functional currency has a financial year ending on 31. It buys goods from an Australian supplier with the Australian dollar as its functional currency on 1 December 20x6 invoiced in ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10,000। सर ज़रा 1 दिसंबर को अंडरलाइन कर लें और मुझे बताइए कौन सी डेट है? ट्रांजैक्शन डेट, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है ऑस्ट्रेलियन सप्लायर इज इवेंचुअली पेड। कब पे किया हमने ऑस्ट्रेलियन बाबू को? हमने कहा उसको हमने पे किया है मार्च 2007 में। एक्सचेंज रेट्स ओवर द पीरियड वर एज 1 दिसंबर x6 को कितना है? 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल्स टू 75 रुपीज। 31 दिसंबर को कितना है? 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 80 रुपये। और ये 31 मार्च x6 नहीं है, इसको 7 कर लें। 31 मार्च 20x7 कर लें, कितना है? 81। कह रहा है एंट्रीज बना करके दो मुझे ट्रांजैक्शन की, रिपोर्टिंग की और सेटलमेंट डेट की। नौजवानों की बड़ी जमात, कॉपी कोई भी नहीं करेगा। नौजवानों की जमात कॉपी कोई नहीं करेगा। अब हम इसको करेंगे बोर्ड पे। इधर देख लें नौजवानों, सबसे पहले हम आए 1 दिसंबर, सबकी तवज्जो इधर नौजवानों। 1 दिसंबर को आए x6, मैंने क्या खरीदा है? इन्वेंट्री। क्या एंट्री बनाऊंगा? इन्वेंट्री डेबिट पेबल
क्रेडिट कितने से? भाई 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इन्वेंट्री खरीदी और $1 कितने का है? कितना? 7,50,000, 7,50,000। सर ट्रांजैक्शन डेट थी, क्या कोई गेन लॉस आया? क्या आ सकता है? नहीं। चलें सर फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, हमने कहा सर अगली चीज क्या है? 31 दिसंबर X6, 31 दिसंबर X6 को आए। अब सर कितना चल रहा है रेट? मतलब अब सुनना, पहले हमें $1 कितने का मिलता था, अब $1 कितने का है? 80। मुझे बताओ फायदा और है नुकसान? नुकसान। क्यों नुकसान? क्योंकि हमें पे करना है। हम कौन है? इंपोर्टर है। हम कौन है? आज एक टर्म सिखा रहा हूँ, इंपोर्टर वफादार तो एक्सपोर्टर गद्दार। इंपोर्टर वफादार, मुल्क के फायदे में इंपोर्टर का फायदा, मुल्क के नुकसान में इंपोर्टर का। भाई मुल्क का नुकसान है ना, करेंसी की वाट लग गई जैसे आजकल लगी हुई है। 75 रुपए का डॉलर था, अब कितने का हो गया? 80। अब मुझे बताओ नौजवानों की जमात, पेबल में क्रेडिट कर दूंगा? पहले मैंने सोचा था कि मुझे $7.5 लाख देने पड़ेंगे, $7.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे $10,000 की मद में। अब कितने देने पड़ेंगे? अब 8 लाख देने पड़ेंगे ना। 80 से मल्टीप्लाई करूं तो मैंने कहा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 80 बने 8 लाख। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5 का डिफरेंस लेके। मैंने कहा पहले लाइबिलिटी मैंने कितने पे रिकॉर्ड की थी? ये कितना हो गया? 50,000। पेबल कितना हो गया? 50,000। ये तो क्रेडिट हुआ। सर एक्सचेंज लॉस डेबिट करूंगा इन्वेंट्री? कितने लोग कह रहे हैं एक्सचेंज लॉस डेबिट करूंगा? हाथ उठाएं। तो कितने लोग कह रहे हैं इन्वेंट्री? एक्सचेंज लॉस। क्यों सर? स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई इन्वेंट्री का क्या कसूर, अगर तुम गरीब हो तो? तुम अमीर वाले होते तो तुम उसी दिन पैसे दे देते, बैंक क्रेडिट करते। तुम्हारी गुर्बत के तुम आज पैसे नहीं दे रहे, तुम इंतजार कर रहे हो पे करने का, तो उससे ये इन्वेंट्री का कसूर नहीं, किसका कसूर है? पेबल का। किसका कसूर है? लाइबिलिटी का। मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम रिपोर्टिंग डेट पे एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, किधर जाएगा? P&L में। किधर जाएगा? P&L। अब हमारी लाइबिलिटी कितने की हो गई? 7,50,000 कितने पे खड़ी हुई है? अब हमने कहा सर दिन आ गया, कब पे कर लें? 31 मार्च X7। अब इस दिन कितने का चल रहा है रेट भैया? 81,000। तो अब हमने कहा अब हम जेब से कितने पैसे जाएंगे? 10,000 × 81 कितना हुआ? और हमारे पास कितने से रिकॉर्डेड है? 8 लाख है ना सर। अब इधर देख लेना, मेरे पास बैंक से कितने गए? लाइबिलिटी कितने की थी? तो सर बाकी 10,000 कहां चले गए? एक्सचेंज लॉस। नहीं, अब मैं आऊंगा इस पे। सर ये क्या है? एक्सचेंज लॉस। 10,000 कहां चले गए? सर सेटलमेंट डेट पे एक्सचेंज गेन लॉस आ गया? यस सर। तो हमने कहा ये बस इतना सा स्टैंडर्ड है। ये मतलब ऐसी किस्म के आप ट्रांसलेशन करेंगे, ये सब कॉपी करें जल्दी से। सर एक बच्चे का सवाल आया, ये बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं। सर इसको इंटरेस्ट नहीं कह सकते, ये एक्सचेंज लॉस है। लेकिन हमारे मुल्क मुमलकत पाकिस्तान के अंदर इसको कहा गया है कि मतलब पाकिस्तान कंपनीज एक्ट करते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे, वो कहता है कि आप एक्सचेंज गेन लॉस को इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ दिखाएंगे। हमने पूछा क्यों SECB से? उन्होंने कहा हमारी मर्जी। तो दुनिया भर में ये अलग से शो होता है। पाकिस्तान में जब नोट हम बनाते हैं ना, तो हम इसको कहाँ डाल देते हैं? इंटरेस्ट के साथ।
तुम लोगों को ये बड़ा काम आएगा जब जो लोग पाकिस्तान से इंशाल्लाह बाहर जाएंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे, इस्लाम फैलाएंगे। सही है, ये उनके लिए है। सर सब पॉसिबल है एक ही कंट्री में, मतलब करेंसी दूसरी और लेकिन ट्रांजैक्शन दूसरी करेंसी होती है? हाँ होता है, बहुत सारी हैं। इस पे अप्लाई हो रहा है ये? अब मैं जानता हूँ पाकिस्तान में कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो हर काम करती हैं डॉलर में। मतलब एक बंदा जब पाकिस्तान से बाहर होकर आता है ना, तो भाई वो हर चीज़ डॉलर में कैलकुलेट करता है। सही है, तो वो मतलब मेरा दोस्त भी आया हुआ है, बहुत बचपन का दोस्त है अमेरिका से। वो PwC वहाँ पर है, PwC US में सीनियर मैनेजर है। वो यही मतलब वो डॉलर के लिए भी उसकी मतलब उसका निकलता मतलब डॉलर ही होता है, यहाँ पे रुपए का। बोलता 400 रुपये की ये चीज़ है। मैं कहा 400 रुपये की, मतलब वो डॉलर की, मतलब तो ये होता है। तब वही लोग जब पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं ना, तब उनकी आदत होती है वो डॉलर में, बोलते हैं सेलिंग प्राइस भी डॉलर में रखेंगे और कॉस्ट भी। अब जैसे एक $1 शॉप है, आपने देखी होगी तारिक रोड पे, दुनिया भर में सब, मतलब पाकिस्तान भर में, खैर वैसे दुनिया भर में $1 शॉप है। इनकी अकाउंटिंग अगर ये करें कंपनी बना के, तो इनकी फंक्शनल करेंसी होगी डॉलर, क्योंकि ये टर्म सेल्स प्राइस मेनली किस में फिक्स करते हैं? डॉलर में। आसान था सर, बढ़े आगे। बढ़ जाऊं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे नौजवानों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ऐसा ही सवाल है पेज नंबर 4, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अ पाकिस्तानी कंपनी विद Rupee has a financial year ending on 31 December. It buys goods from an Australian supplier with Australian dollar as its on 1 December it invoiced at 10,000. Australian supplier is eventually paid in March 2007. Exchange rates over the period were as 1 दिसंबर x6, 31 दिसंबर x6 और 31 मार्च, इसको भी x7 कर लें, 20x7 और एंट्रीज बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 एंट्रीज बनाएं, इसको x7 कर लें और एंट्रीज बनाएं। खुद से करना है, 2 मिनट का सवाल है, सिर्फ 2 मिनट। रिकॉर्डिंग वगैरह सब सही हो रही है? डन एंड डस्टेड या ओनली डस्टेड? ओनली डस्टेड। हाँ जी, बढ़ो आगे। हाँ भाई क्या हुआ सर? पहली एंट्री तो सेम रहेगी, इन्वेंट्री डेबिट पेबल
75 का ही रेट था, अब रेट कितना हो गया? 72। तो मेरी बात दिमाग में पेपर में आए, इम्पोर्टर वफादार, एक्सपोर्टर गद्दार। मुल्क का फायदा तो किसका फायदा? इम्पोर्टर का फायदा। मुल्क का फायदा तो इम्पोर्टर का फायदा, मुल्क का नुकसान तो और एक्सपोर्टर का वाइस वर्सा है ना। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो खुश होते हैं जब डॉलर बढ़ रहा है ना आजकल, बोलते हैं बहुत अच्छा है, बढ़िया, इमरान खान जिंदाबाद। क्यों भाई? बोलते हैं हमारी पेमेंट किस में आएगी? डॉलर में। बोलते हैं यार हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा यार, जो फ्रीलांसर्स हैं खुश हैं, बोलते हैं एकदम से $1 पे 10 रुपये बढ़ गए, है ना सर? और $10 का किसी का काम किया तो $100 बढ़ गए, एक रोल आ जाएगा। आ जाए 31 दिसंबर X6 हमारी लाइबिलिटी कितने पे थी? अब हम आगे बढ़े, हमने कहा लाइबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? क्यों सर? हमें जो लग रहा था $1 हमें 75 का पड़ेगा, 31 दिसंबर पे लग रहा है नहीं नहीं वो 75 का नहीं पड़ेगा, कितने का पड़ेगा? 72 का। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 70, लाइबिलिटी कितने की हो गई? आपने कितने की रिकॉर्ड की हुई है? 750। तो लॉस कितने का आ गया? गेन आ गया। पेबल डेबिट कितने से? तो गेन, एक्सचेंज गेन कितने से? 30,000। बढ़ो आगे, अभी कॉपी नहीं है। फिर हमने कहा अब लाइबिलिटी को सेटल करने का समय आ गया। हमारे पास लाइबिलिटी कितने पे रिकॉर्डेड थी? 720 पे हम लेकर आ गए थे ना। तो मैंने लाइबिलिटी को तो डेबिट करना है कितने से? 7 लाख। मैंने कहा जेब से कितने गए? $10,000 इंटू 7 लाख, तो लॉस कितने का आ गया? 40,000। सबने सही किया, ये आसान था, शरारत डालें। देखो मुझे आईकेप से ना एक बात का डर लगता है। आईकेप इसको पता है मुश्किल कैसे बनाएगा? आईकेप मुश्किल बनाएगा जब पाकिस्तानी रुपी हटा देगा और 2 करेंसीज कोई और होंगी। पाकिस्तानी रुपी में क्यों आसानी है तुम्हें? तुम्हें आसानी इसलिए है कि आपको पता है हम तो सबसे कमज़ोर हैं, है ना? डॉलर हो कुछ भी हो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा मल्टीप्लाई करना हो। एग्जाम्पल देता हूँ। अब सर यहाँ पर ना बच्चे को जो सबसे मुश्किल चीज़ आती है, सबसे मुश्किल बच्चे को क्या होती है? सुनना। सब सुनना बहुत गौर से, और लोग भी इसमें बच्चों को पकौड़ा बनवा देते हैं। मैं बताऊँ ज़िंदगी को रखो आसान। सर एग्जामिनर शरारती बच्चा है, वो आपको एक्सचेंज रेट 2 तरीक़ों से दे सकता है। $1 कह सकता है इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़, सही है? $1 100 रुपीज़। इसको हम अकाउंटिंग की दुनिया में, इसकी दुनिया में कहते हैं डायरेक्ट कोट। का मतलब क्या होता है? 1 फॉरेन करेंसी इज इक्वल्स टू X नंबर ऑफ लोकल करेंसी, सही है सर? लेकिन सर एग्जामिनर शरारती है, इसने कहा इसको तो सर ने ये बताया है। अब वो दूसरा तरीका लाएगा, 1 पाकिस्तानी रुपीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डॉलर्स। वो क्या करेगा? 1 डिवाइडेड बाई 100 कर देगा, है ना सर? कितना हो गया? 0.01, ऐसा ही है। हमने कहा सर 0.0। अब सुनना, यही सवाल है, यही सवाल है। अभी हम क्या कर लेते? मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अब तो उसने कहा 10,000 हमें ये दिया हुआ था डॉलर रेट, हम इस हिसाब से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। अब अगर यही सवाल होता और वो हमें चले, हमने कहा 100 को छोड़ो, ये हम कहते 75, और अगर हम इसको निकालते 1 डिवाइडेड बाई 75, कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 0.013, है ना? अब अगर हमें सवाल में वो डॉलर रेट यूं दे देता कि $1 किसके बराबर है? 1 रुपीज़ किसके बराबर है? 0.013 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अब आपका जवाब मल्टीप्लाई करके नहीं आता, किससे आता? डिवाइड करके। 0.013 कह रहे देखें यही बनेगा, है ना सर? अब बच्चा इसमें होता है, अब सुनना, बच्चा इसके अंदर कंफ्यूज होता है
क्यों कंफ्यूज होता है? सर मल्टीप्लाई कब करूं, डिवाइड कब करूं, पाकिस्तानी करेंसी हटा दी तो मेरी तो वाट लग जाएगी। तो मैं आपको हमेशा इसका एक जुगाड़ बता रहा हूं, लिख लें दिमाग में, कहीं ना कहीं रजिस्टर में लिख लें कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है, पहले सुने फिर लिखिएगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर हमारी करेंसी, हमारी मतलब फंक्शनल करेंसी, देसी करेंसी, फॉरेन करेंसी से स्ट्रॉन्ग है तो हमारी करेंसी में उसके मुकाबले में अमाउंट कम आएगा। और अगर हमारी करेंसी वीक है तो अमाउंट, यहाँ पर हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग थी वीक थी? वीक थी। उमर शरीफ आजकल उनकी तबीयत भी ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। उनका एक ड्रामा था किसी ज़माने में, बकरा किस्तों पे है। कितनों ने देखा हुआ है? सही है, बच्चों ने नहीं देखा हुआ होगा। अब बकरा किस्तों में ना, उन्होंने उस टाइम पे बड़े अच्छे से ये रेट, एक्सचेंज रेट समझाया था। टाइम पे $1 22 रुपये का था। तो उमर शरीफ साहब ने कहा स्टेज शो में, इसका मतलब है कि एक अमरीकी अपने मुल्क से जितना प्यार करता है 22 पाकिस्तानी मिल के उतना प्यार करते अपने मुल्क से। सही है सर? तो ये आपको याद रखना है कि सर एक अमरीकी जितना करता है, आजकल कितने पाकिस्तानी करते हैं? 173 पाकिस्तानी मिल के अपने मुल्क से इतना प्यार करते हैं। तो हमारी करेंसी क्या है? वीक है। अब आपको पता चल गया, अब सुनना, कॉन्सेप्ट सुनना, समझना, आपको पता चल गया ये रेट देख करके, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, आपको पता चल गया कि मेरी करेंसी क्या है? वीक है। अब वीक है तो इसका मतलब क्या है? मेरी करेंसी में अमाउंट, अगर इसके 10,000 बन रहे हैं तो मेरे तो यकीनन क्या बनेंगे? ज़्यादा। अब ज़्यादा करने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड, ये तुम देख लोगे, है ना सर? तो कॉन्सेप्ट समझे कि आपको ये रट्टा नहीं मारना कि यार ये मल्टीप्लाई होगा ये डिवाइड होगा, नहीं। आपने दिमाग में क्या बताना है? सबसे पहला सवाल पूछना है, सवाल देखते ही, मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अब इस किस्म का सवाल था और उसने ये रेट दे दिया। इस रेट को देखते ही आप समझ जाएंगे मेरी करेंसी क्या है। 1 रुपए के कितने के बराबर है? 1 रुपया हमने कहा कि $0.013 के बराबर है। इतनी वीक है मेरी करेंसी। मतलब 1 रुपया $1 की नहीं, डॉलर से भी बहुत कम, है ना सर? 1 रुपया डॉलर से भी बहुत कम, मतलब आप समझे 1 रुपया तकरीबन 1 पैसे के बराबर है। तो आपकी करेंसी वीक है। अब आपकी करेंसी वीक है तो आपकी करेंसी में अमाउंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। सही है सर? तो नोट कर लें, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, इसको लिखें अपने पास ताकि ज़िंदगी में भूलें नहीं। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारी करेंसी में अमाउंट कम होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारी करेंसी में अमाउंट कम होगा, और अगर वीक है तो हमारी करेंसी में अमाउंट ज़्यादा होगा। ये आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और इस परेशानी में नहीं जाना अब कि डॉलर का वो रेट यूं दे या यूं दे। एग्जामिनर शरारती है, वो कभी रेट यूं देगा कभी रेट यूं देगा और बोलेगा करके दिखा। लेकिन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है अमाउंट कम होगा, आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट कम आए या डिवाइड करके कम आए, वो तुम्हें पेपर में देख लेना है। और अगर वीक है तो अमाउंट ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई करके ज़्यादा आए या, अब देखो यहाँ पर अगर रेट ये वाला था मल्टीप्लाई करके आता, अगर रेट ये वाला है तो डिवाइड करके। बट मेरा बुनियादी चीज़ टॉप तो कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। कोई सवाल? ये बात कर रहे, कुछ भी कर दो, लेकिन पता है क्या होगा ज़िंदगी में? वो कभी कभी तुम्हें दरहम में, मतलब तू ये कह रहा है कि सर इसने मुझे ये भी दिया तो मैं अपनी ज़िंदगी आसान कर लेता हूँ, है ना? मैं कह देता हूँ कि भाई अगर मुझे इसको डॉलर के अंदर निकालना है तो 1/0.013 ये कर लूँ, है ना? तो मेरे पास आ जाएगा 75। ये भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बट वो शरारत करेगा। शरारत कैसे करेगा? जब वो यहाँ पर पाकिस्तानी रुपये हटा देगा ना तो हमारा बच्चा कंफ्यूज होगा। तो उसके लिए यही जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? स्ट्रॉन्ग है मेरी करेंसी तो मेरी करेंसी में अमाउंट
वीक है तो ज़्यादा। तो आए सर, अब आएंगे जी, नहीं देगा, टेंशन ना ले, वो उसको दरिंदगी नहीं करनी यहाँ पे, उसको ज़रा कॉन्सेप्ट चेक करना है। सही है, आ जाएं क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। सवाल नंबर 10, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। सर ये जो दूसरी सीरीज है एग्जाम स्टैंडर्ड लेवल 1 क्वेश्चंस की, इसके अंदर है पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फॉर द। अब आना है, अब इसमें हमने दो काम किए, एक तो रुपीस को हटा दिया, दूसरा हमने सेल्स वाली बात करके आगे। During 20x3, Mr. Khanani Hassan entered into a number of transactions with Eraser and overseas customer. On 8 November 20x3, Mr. Khanani Hassan made credit sales to Eraser on 3 months credit for दिनार कितने? 360,000, 3,60,000 दिनार की अब सेल्स किए। On 8 December 20x3, Mr. Khanani Hassan made further sales to Eraser on 3 months credit. सही है, 1 नवंबर को एक सेल्स की, दूसरी कब की? 3 मंथ था। फिर हमने कहा बाई 31 दिसंबर x3 Mr. Khanani Hassan had received no payment. As the receivables were still in their credit period, they were not regarded as being impaired. इसके आगे लिख लें फंक्शनल करेंसीज US डॉलर। फंक्शनल करेंसी कौन सी है? अब हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है? US डॉलर। अब इसने हमें कहा हुआ है $1 कितने दिनार के बराबर है? 10 दिनार के बराबर है 1 जुलाई को। 1 नवंबर को कितने दिनार के बराबर है? और 1 दिसंबर को 9 और 31 दिसंबर को 8। अब सबसे पहला सवाल पूछना है, मेरी करेंसी डॉलर है, स्ट्रांग है या वीक है? एक अमेरिकी अपने मुल्क से जितना प्यार करता है उतना 10 दिनार वाले करते हैं, तो मेरी करेंसी क्या है? स्ट्रांग है। अब अगर मेरी करेंसी स्ट्रांग है तो मेरी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? कम होगा। अब मेरी करेंसी में अगर अमाउंट कम होगा तो उस कम को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। आ जाए सर, अब इस सवाल को करेंगे बोर्ड पे, और इसने हमसे क्या मांगा है? सर इसको डायरेक्ट कोड कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट कोड। ये क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट कोड का मतलब क्या होता है? 1 लोकल करेंसी कितने यूनिट्स ऑफ फॉरेन x नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी के बराबर होगी। नहीं चल, नेट ही नहीं चल रहा उनका। चले सर आगे बढ़ेंगे नौजवानों आगे बढ़ेंगे। या आपने कॉपी कर लिया होगा तो अब ये सवाल बोर्ड पे करेंगे। याद रखें यहाँ पर इसने रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है? एक्सट्रैक्ट्स मांगे। रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल करना सीखना है। सर अगर इसने हमसे एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो क्या हम पहले एक्सट्रैक्ट बना के रख लें? एक्सट्रैक्ट्स में मुझे बताएं यहाँ पर क्या आएगा? रिसीवेबल आएगा बैलेंस शीट में, और पीएनएल में क्या आएगा? हमने कहा एसओएफपी में यहां पर आएगा रिसीवेबल, ऐसा ही है। जबकि एसओसीआई में क्या आएगा? गेन लॉस एक्सचेंज। और दूसरा हमने कहा हम चाहें तो सेल्स भी बता सकते हैं, चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ है आपको फॉरेन करेंसी की बातें करनी है। आ जाए सर, अब इसकी बनाएंगे एंट्रीज, कॉपी कोई नहीं करेगा। पेज नंबर 10 फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैंडआउट्स देखेंगे, नहीं हो हैंडआउट तो बेटा मुझे मैसेज कर सकते हैं। आ जाए
सर आए और हमने कहा पहली ट्रांजैक्शन कब हो रही है? 1 नवंबर। फॉर 1 नवंबर पे मुझे बताएं नौजवानों 1 नवंबर पे मुझे बताएं क्या एंट्री बनाऊंगा? रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कितने से? 50,000। हमने कहा कितने की हमने किए? 3,60,000 दिनार। और आपने सवाल को देखते ही क्या पढ़ लिया है? मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, मेरी करेंसी में 360 से कम ही अमाउंट बनेगा। कितने का अमाउंट बना? 360 डिवाइडेड बाई 7.2, 50,000। ऐसा ही है। आपने कहा भैया रिसीवेबल मेरा रिकॉर्ड हुआ 50 से, सेल्स अभी कॉपी नहीं करना। अगली सेल्स कब कर रही हो? 1 दिसंबर। कितने की कर रहे हो? मिस्टर खनानी मेड फर्दर सेल्स ऑफ 540। मेरी करेंसी अभी भी क्या है? मेरी करेंसी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। $1 कितने के बराबर है? कितना हो गया? रिसीवेबल डेबिट तो सेल्स कितने से नौजवानों? 60,000। क्या ऐसा ही है? पक्की बात है। चलें सर अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए क्या काम करेंगे? हमने कहा सर अब आ गए 31 दिसंबर। नौजवानों इधर देख लो, 31 दिसंबर को आए। अब $1 कितने के बराबर है? 8। $1 कितने के बराबर है? 8। अब आपने देखना है, सुनना, कॉपी नहीं नौजवानों, कॉपी नहीं। सर मुझे बताओ दिनार टर्म्स में अब मेरा टोटल रिसीवेबल कितना था? 360 प्लस 540। ऐसा ही है। आपने कहा टोटल कितना हुआ? 9 लाख को तुमने कहा डिवाइड कर दो उस दिन के रेट से, है ना सर? कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 1,12,500। टोटल तुम्हारा रिसीवेबल कितना हुआ डॉलर टर्म में? 1,12,500। पक्की बात है। तुम्हारी बुक्स में कितना रिकॉर्डेड है? 50,000 का एक, 60,000 का एक। 1 लाख माइनस 50,000 माइनस, तो सर तुम्हें गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? 1,12 में से गए 50 और 60, तो 1,10 चले गए, है ना? तो कितने का फायदा हुआ? 2500। क्या एंट्री बनाऊंगा? मेरा रिसीवेबल जो मुझे लगता था 1,10 का है वो कितने का हो गया? 1,05,000। तो मुझे कितने से भराना पड़ेगा? 2,500। इसका आंसर कितना आ रहा है सर? 2,500। 1,12,500, 1,10,000 का ऑलरेडी रिसीवेबल रिकॉर्डेड है। और एक्सचेंज गेन कितना हो गया? 2500। नौजवानों इधर देख लो, अभी कॉपी नहीं। बैलेंस शीट 31 दिसंबर, डॉलर में कितने पैसे लिखूंगा? नया रिसीवेबल कितना हो गया? 9 लाख डिवाइडेड बाई 8, 1,05,000। सेल्स कितने से आएगी? और गेन लॉस 2,500 का गेन आ गया, लॉस तो सर ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आप देखोगे बच्चा इसमें एंड में यहीं पे परेशान होता है। क्या याद रखना है? मेरी करेंसी स्ट्रांग है या? ये सवाल पूछोगे अब मल्टीप्लाई करके आंसर ज्यादा आए या डिवाइड करके। कॉपी कर लें और फिर बढ़ेंगे आगे। क्या करोगे?
अकाउंट रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल नहीं, रिसीवेबल तो हम बढ़ाएंगे, ये कि रिसीवेबल रखेंगे। ऐसे तो अलग होगा, ये अकाउंट से वो नहीं नहीं नहीं, एक्सचेंज गेन लॉस इसी रिसीवेबल पे आएगा, अदर नहीं करते इसको क्लासीफाई। रिसीवेबल ही हमारा बढ़ गया। रिसीवेबल का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ सेल से, अब जो भी कुछ होगा रिसीवेबल ही होगा, हम ट्रेड रिसीवेबल ही रिकॉर्ड करते हैं। उस ट्रांजैक्शन से जितना मिलना है। कितने लोग MFA ले रहे हैं अभी? सर यकीन माने ये स्टैंडर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स आसान है, लेकिन सलाहियत क्या है, ये मिल के आ सकता है। अब तक सर क्या ICAP ने इसको किसी के साथ मिलाया है? हाँ, IS 41 के साथ मिला दिया है। नहीं, बायोलॉजिकल एसेट्स। उसने कहा कि घास जो है वो हमने खरीद ली है फॉरेन करेंसी में। सही है, तो घास अगर आपने जानवर के लिए फॉरेन करेंसी में खरीदी है तो बस एक अब तक ICAP ने ये किया है। लेकिन इसके अंदर सलाहियत क्या है, किसी के साथ भी आ सकता है और आपकी वाट नहीं लगाएगा इंशाल्लाह। आपके जो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होंगे सर, याद रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट IAS बन चुका है अब ये। कहाँ जाना है? चलें सर एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करें। अब तलक जो पढ़ा है उसको एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करते हैं। अगली क्लास होगी ट्यूसडे को। अच्छा, टाइम टेबल फिक्स है, आपको पता चल चुका होगा सर। टाइम टेबल अब हमारा चलेगा फिक्स, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ट्यूसडे को टाइमिंग होगी 3:30 से 6, थर्सडे को भी होगी 3:30 से 6। और नहीं, वो साउथ से बड़ी बात होगी, वो नमाज के बाद ही अफेक्टिवली उसने मुझे कहा। और हमने कहा सर फ्राइडे को भी होगी 2:45 से 6, फ्राइडे को 2:45 से 6, सैटरडे को होगी 10:30 से 12:15, 12:30। ठीक है सर, तो ये 4 दिन हमारी टाइमिंग्स फिक्स होंगी इंशाल्लाह थ्रू आउट दी बैच। चले सर क्विकली रिवाइज करते हैं। सर क्विकली रिवाइज करेंगे और हमने कहा क्विकली रिवीजन में सबसे पहले हमने कहा IAS 21 हमें क्या बताता है, जहां जहां दुनिया भर में मतलब स्टैंडर्ड की दुनिया में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आएगी, हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी? IAS 21। फिर इसने बताया कि भैया मेरे पास अगर आते हो तो करेंसी कितनी तरह की है? 3। एक होती है फॉरेन करेंसी, एक होती है फंक्शनल करेंसी, एक होती है प्रेजेंटेशन करेंसी जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। फंक्शनल करेंसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्राइमरी सेकेंडरी इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, अब तक MCQs में आ सकते हैं। प्राइमरी इंडिकेटर सेल्स कॉस्ट वगैरह जिसमें होती है, सेकेंडरी इंडिकेटर जिसमें तुम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसे रखते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े, और हमने क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, फॉरेन करेंसी, क्या एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फिर हमने कहा स्टैंडर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ने का समय आ गया है। पहला हिस्सा मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? हर तरह का रिसीवेबल, हर तरह का पेएबल और कैश। नॉन मॉनेटरी आइटम्स अदर देन मॉनेटरी, PP, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री। सही है सर। फिर हम आए थे, अभी हमने नॉन मॉनेटरी को टच नहीं किया, किस पे बात कर रहे हैं? मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम्स को हमने कहा 3 दफा ट्रांसलेट करेंगे। कब? ट्रांजैक्शन डेट, गेन लॉस आ सकता है, रिपोर्टिंग डेट गेन लॉस आएगा, हाँ कहाँ जाएगा? P&L। सेटलमेंट डेट गेन लॉस आएगा, कहाँ जाएगा? क्या ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट एक हो सकती है? यस सर। क्या सवाल में ऐसा हो सकता है रिपोर्टिंग डेट ही नहीं है? यस सर। सर फिर हमने कहा एक और काम, इंपॉर्टेंट काम,
अपने आप से सवाल पूछना है, मेरी करेंसी स्ट्रांग है या अगर तो मेरी करेंसी स्ट्रांग है, मेरी करेंसी में अमाउंट क्या होगा, और अगर वीक है तो फिर हमें घबराना नहीं है, एग्जामिनर हमें किसी भी तरीके से एक्सचेंज रेट दे दे। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बड़े आराम से इंशाल्लाह करेंगे। अगली क्लास होगी ट्यूसडे को, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़। हाय, आज तो जूम की क्लास ही नहीं ऑन ऑफ करने के लिए। जी बच्चा, हमने को सॉफ्टवेयर बेचा, बोलते हैं कि साल के हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने बोला सर्विस